नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज हम उन्हीं से मिला रहे हैं आपको जिनको सुनने के लिए आप लालायित थे। झारखंड के पहले भगत सिंह, क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो। हजारों सभाएं इन्होंने की है और अब प्रयास इनका ये है कि झारखंड को कैसे बचाया जाए। प्रयास जारी है और इस प्रयास जारी है के बीच में टाइगर जयराम दा हमारे साथ है। दादा, बहुत स्वागत आपका पहले समाधान इंडिया में। आपका भी और आपके समाधान इंडिया के सभी साथियों का जोहार। दादा, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप तो गांव-गांव जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जो रांची में बैठे लोग हैं उनकी नीतियां कुछ ऐसी हो गई है कि 60 और 40 60-40 का जो ना चलतो, ये जो नारा, ये एक तरीके से समझिए कि ट्रेंड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्विटर रहे या फिर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये ट्रेंड में रहा। 60-40 को लेकर के जो विपक्ष में बैठी सरकार है, या यूँ कह लीजिए भाजपा आजसू समर्थन कर रही है कि भैया 60-40 जो है वो गलत हो रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि 60-40 ही विकल्प है। अगर इस तरह के रास्ते अगर ना अपनाए गए तो भैया नियोजन तो वर्षों से लंबित है, फिर लंबित हो जाएगा अगर इस तरह के विरोध हुए। तो 60-40 का जो ट्रेंड चला, टाइगर जयराम महतो की इसमें अहम भूमिका है। आपने आवाज़ दी, लोग जुड़ गए और फिर ट्रेंड का कारवां भी चल गया। जयराम महतो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक 60 और 40 का सवाल है, यह एक आम युवाओं की आवाज़ है। प्रत्येक नौजवान आज अपने नौकरियों को लेकर, अपने नियोजन को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है और उसे आभास हो रहा है कि बीते कुछ वर्षों से झारखंड राज्य के युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। और जिस कारण आज ये जो 60-40 का ट्रेंड जो भारत में आज नंबर 1 रहा ट्विटर में, इसका श्रेय प्रत्येक युवाओं को जाता है, पढ़ने वाले, उनका सपोर्ट करने वाले तमाम छात्रों को जाता है। इस पर अगर विपक्ष की बात करें, अगर विपक्ष श्रेय लेने का कार्य करती है तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छी राजनीति है और उनके दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि यही 60-40 जो आज वे लोग सुर दे रहे हैं कि ना चल, तो इस 60-40 को भारतीय जनता पार्टी और आजसू की जो सरकार थी वही लेकर आई थी। और उस समय क्या नुकसान हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब उस समय 2016 में शिक्षक बहाली हुई थी, उसमें 52 सीटें थी आपकी गोड्डा और गिरिडीह में मिलाकर, जिसमें 48 सीटें अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को गई थी और मात्र 4 टीचर ही बन पाए थे हमारे झारखंड के मूल निवासी। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है ये भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार की पॉलिसी थी। और आज अगर वे विपक्ष में बैठी है और आज अगर इसका समर्थन कर रही है तो ये केवल पॉलिटिक्स कर रही है। अगर उन्हें वास्तव में झारखंड की अस्मिता से प्रेम होता तो अपने कार्यकाल में एक बेहतर नीति ले आती जो आज तक सर्वमान्य होती। और जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है, आज कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता सही नहीं है। इनकी मानसिकता सही नहीं रहने के कारण आज राज्य के युवाओं को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात, जब आपकी राज्य जैसे आपने सरकार बनाया इस राज्य में 2019 में, आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि आपने किन मुद्दों के साथ सरकार बनाई है। आपका मुद्दा था नियोजन, कि हम 5 लाख प्रत्येक वर्ष नियोजन का सृजन करेंगे। आपका मुद्दा था कि यहाँ के जो CNT की ज़मीन है, SPT की ज़मीन है, उनको संरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद जो स्थानीय नीति पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई उसको निरस्त किया जाएगा। तो जिन मुद्दों के साथ आपने सरकार को अपना बनाया था, उन मुद्दों को सबसे पहले आपको धरातल पर लाना था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपका युवाओं का होता है, क्योंकि कहीं ना किसी राज्य की रीढ़, देश की रीढ़ युवा होते हैं और युवाओं का विषय नियोजन से जाकर रिलेटेड होता है। तो आपको एक टीम भेजनी चाहिए थी। बाकी जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा है, तेलंगाना है, बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ आप एक 5-10 टीम भेजते हैं और उनके माध्यम से एक जांच लेकर आते हैं कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके पास क्या नियोजन पॉलिसी है, उनके पास डोमिसाइल की क्या पॉलिसी है, और आप उसी को अनुसरण करते हैं। उतना छोड़िए, हम बिहार राज्य से कटकर बने हैं, बिहार के पास क्या पॉलिसी है, स्थानीय नीति के मामले में बिहार की क्या पास पॉलिसी है, नियोजन नीति को लेकर बिहार की क्या पास क्या पॉलिसी है, आप उसी को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हम तो उसी राज्य से कटकर बने हैं। तो देखिए, अगर करने की इनकी मंशा होती, अगर इनकी दूरदर्शिता जो सोच है वो अगर बढ़िया रहती, तो आज युवाओं को इतना हताश नहीं होना पड़ता। तो कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार भी दोषी है और जो वर्तमान सरकार आज बैठी है केवल और केवल अपने गवर्नमेंट को बचाने के लिए। क्योंकि जैसे ही देख रहे हैं ED का छापा पड़ रहा है, CBI कमर कस रही है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, राज्य की जनताओं का सिंपैथी को गेन करने के लिए ये कभी खतियान आधारित नीति को लेकर आती है, कभी 60-40 नीति को लेकर आती है। तो ये टोटल जो माजरा देखने में और समझने में यही आता है कि वर्तमान सरकार किसी भी तरह चाहती है कि उनकी जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है वो सरकार 5 साल चले। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है विपक्ष वाले भी रोल में हैं कि चलिए आप सरकार को चलाइए, बस राज्य को इसी प्रकार भरमा के रखना है। बाकी आप देख सकते हैं, जब भी कोई मुद्दा होता था तो विपक्ष के लोग हमेशा हंगामा करते थे विधानसभा के भीतर, लेकिन जब खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात आई, विपक्ष के भी किसी विधायक के मुख से एक आवाज़ तक नहीं निकली। यानी आप समझ सकते हैं ये
5-5 साल की पॉलिसी चल रही है कि 5 साल आप संभालिए और 5 साल हम संभालेंगे। उसके बाद देखिए बीच में एक लोग अलग होते हैं, गठबंधन तोड़ते हैं, लेकिन फाइनली उनका विचारधारा वही होता है कि 5 साल आपका 5 साल हमारा। तो इसीलिए मुझे लगता है आज इन्हें सोचने की आवश्यकता है कि युवाओं ने बहुत उम्मीद के साथ अपनी सरकार को चुनने का काम किया था। यही 60-40 के विरोध में जाकर इन आपको चुना था, यही 60-40 के विरोध में जाकर उन्होंने आपको चुना और आपने क्या परिणाम दिया? आप ठीक उसके विपरीत परिणाम दे रहे हैं। तमाम नौकरियों का बाहरियों को बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती जो पार हुई उसमें आपका इंजीनियर की बहाली ली गई लगभग 270 के पोस्ट के आसपास। उसमें जो ओपन कोटा था उसमें 96% जो इंजीनियर बन के आए वो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं। तो यदि सभी विभागों में अन्य राज्य के दबदबा हो जाएगा, यहाँ के जल जमीन जंगल के अलावा यहाँ के कल कारखाने नदी नाला यहाँ की फैक्ट्रियों में यहाँ की नौकरियों में अगर अन्य राज्यों का ही अधिकार होगा, अन्य राज्यों का ही दबदबा होगा, तो ये झारखंड हमने क्यों लिया था? एक सीधा सा सवाल है कि झारखंड राज्य हमने लिया क्यों था? तो इसका उत्तर बेहतर होगा, वो गुरुजी के सुपूत हैं, कहते हैं विधानसभा के भीतर कि हम आंदोलनकारी के सुपूत हैं। तो आप ही बताइए कि हमने अलग झारखंड राज्य क्यों लिया था? गुरुजी जीवित हैं, उनसे जाके बात कीजिए कि अलग झारखंड राज्य हमने क्यों लिया था। अच्छा दादा, अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ राजनीति होती है एक तरीके से डेमोक्रेसी में विपक्ष का होना मजबूत बेहद ज़रूरी होता है, मुद्दे उठाए जाते हैं उनके माध्यम से। लेकिन झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है, या यूँ कह लीजिए पहले भी हुआ है, लेकिन मौजूदा हालात को अगर हम देखें तो टाइगर जयराम महतो हज़ारों सभाएँ जो जा चुके हैं, आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हो ये रहा है कि टाइगर जयराम महतो एक क्रांतिकारी के तौर पर लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं उनको आप रख रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि इसका जो क्रेडिट है, अगर 1932 की बात करें, भाषा आंदोलन से आपकी पहचान बनी, 1932 की बात हुई, मामला अटक गया। लेकिन हुआ ये है कि आपके 1932 की अगर हम बात कर लें तो क्रेडिट मौजूदा सरकार ले लेना चाहती है। इस वजह से शायद खतियानी जोहार यात्रा उन्होंने किया, कई जिलों में उनके कार्यक्रम हुए। लेकिन असल मायने जो हैं, युवाओं का जो कहना है कि भैया टाइगर जयराम महतो अगर हवा इस बात की नहीं देते, लोगों को नहीं कहते, तो शायद इतना बड़ा मैटर ये नहीं बनता। 1932 हो सकता है कि 20 साल के बाद भी सरकार ये चाहती। तो आपको लगता है कि ये जो मुद्दे होते हैं और जो जयराम महतो का एक पहचान बन गया है क्रांतिकारी के तौर पर, उन मुद्दों को ना विपक्ष क्रेडिट अपना लेना चाहती है या सरकार ले लेना चाहती है? बीच में बचे आप कहाँ खड़े पाते हैं आप इन मुद्दों को उठाकर? देखिए निश्चय ही क्रेडिट लेने की होड़ है। 1932 का खतियान हम लोग साल भर से संघर्ष किए और लगभग इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें बनी आई चली गईं, लेकिन 1932 हमेशा एक माने गर्म मुद्दा रहा है झारखंड राज्य के लिए। लेकिन जैसे 1932 के चर्चे हम लोग पूरे राज्य में किए, लॉजिकली लोगों को समझाएं कि किस प्रकार 1932 पॉसिबल हो सकता है, किस प्रकार संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, 66वां संशोधन, 1908 के कानूनों को शामिल किया गया था। पूरे राज्य में भ्रमण करते हुए हमने लोगों को, जो कि अभी तक भ्रम का विषय था कि 1932 आज़ादी से पूर्व का कानून है, यह कैसे मान्य हो सकता है, तो हम लोग पूरे राज्य में जाकर कहें कि 1908 जो कि आज़ादी से पहले का कानून है वह आज़ादी में मान्य हो सकता है आज़ादी के बाद, तो 1932 क्यों नहीं होगा? तो जब हम लोग पूरे राज्य में जाकर भ्रमण करते हुए, सभाएं करते हुए, प्रेस के माध्यम से लोगों को बताने का काम किए कि 1932 पॉसिबल है, और जब 32 की चर्चा होने लगी तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार क्रेडिट लेने के लिए पूरे राज्य में चली गई। जोहार यात्रा, आभार यात्रा, खतियान यात्रा। तो लेकिन जनता भी जानती है, चूँकि आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया बंधुओं का रोल है, आप सभी का रोल है। तो आज भले सरकार अपना श्रेय लेने के लिए 1932 पर घर से बाहर आई, गांव-गांव गई, सभाएं की उन्होंने भी, लेकिन फाइनली जनता जान गई है कि भाई 1932 के लिए इस आंदोलन का ही श्रेय है। इस आंदोलन में जो युवा थे, जैसे हम रहे चाहे अन्य साथी रहे, उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ बात को रखा है। और उसके बाद 1932 को तो था आपका डोमिसाइल पॉलिसी, अब आ गई नियोजन पॉलिसी। जब हम लोग आते हैं नियोजन नीति में, जब ये 60-40 का मुद्दा ट्विटर पर गर्म होता है, अब इसमें विपक्ष अपना राजनीति सीखती है कि विपक्ष श्रेय लेना चाहती है, यानी खतियान आधारित स्थानीय नीति में सरकार श्रेय लेना चाहती है और 60-40 की जो विरोध चल रहा है इस पर विपक्ष चाहती है कि हम लोग श्रेय लें। लेकिन वास्तविकता यही है, आज झारखंड के प्रत्येक युवा, खासकर जो शिक्षित हैं, जो आज थोड़ा सा भी अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो वो जान चुके हैं कि इसमें पक्ष और विपक्ष से कोई रोल नहीं है। दोनों टीम बांट चुकी है कि 5-5 साल में आना है और इसी प्रकार राज्य के साधन संसाधनों को जितना जल्दी हो सके ध्वस्त करना है, लूटकर इस राज्य को खंडर बना देना है। बाकी अगर इन मुद्दों पर कोई बात हो रही है तो इस आंदोलन में जो भी नौजवान उपजे हैं, जिनमें तार्किक शक्ति का सृजन हुआ है, वे लोग अपनी तार्किक शक्ति से और अपनी जो फिलोसफी है, जिससे फ्यूचर को देख रहे हैं इस राज्य का कि क्या होगा, उसके आधार पर झारखंड वासियों को समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि इस राज्य की दशा और दिशा क्या होगी। तो जयराम महतो कब तक लोगों को जगाते रहेंगे? 24 आने वाला है और फिर विपक्ष आएगी। अब जैसे आपने कहा कि भैया 5 साल बांट लिए हैं, 5 साल हमारा, 5 साल आपका, तो फिर टाइगर जयराम महतो और उनके साथ जुड़े लाखों लोगों का क्या होगा? 24 में फिर क्या होने जा रहा है? क्या है आपका मास्टर प्लान?
देखिए, हमने तो स्पष्ट कहा है कि हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। अगर वर्तमान सरकार, विपक्ष में बैठे लोग अगर इस राज्य के हितार्थ के लिए कदम उठाते हैं, इस राज्य के हितार्थ के विषय में बात करते हैं, गंभीर होते हुए चिंतन मंथन मनन करते हैं, तो हम लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि भाई एक इस राज्य का निवासी होने के नाते, इस राज्य का एक बेटा होने के नाते अगर ये लोग गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है। इस राज्य का सृजन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के आधार पर तय होता है। अतः युवाओं को आने वाले 2024 में पॉलिटिक्स में उतरना होगा। और भले लोग इसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक दलदल है, लेकिन उस दलदल को साफ करने के लिए आने वाले 2024 में नौजवानों को मुझे लगता है कदम उस कीचड़ पे रखना होगा। हालांकि ये औपचारिक रूप से नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन एक बहुत लंबा कमेंट का जो सिलसिला था, हमने पूछा कि टाइगर जयराम माथुर से आप क्या पूछना चाहते हैं। हज़ारों कमेंट्स आए, सब ने कहा कि भैया हम सीएम देखना चाहते हैं, सीएम का चेहरा है जयराम दा, और हम उनको विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। एक वही है जो झारखंड को बदल सकते हैं। इस पर आपको क्या, चूँकि आपने कहा कि भैया नौजवान को आना है 24 में, क्या आप औपचारिक रूप से कह रहे हैं कि हम 24 में आ रहे हैं? निश्चय ही, अगर सरकारें ढंग का कार्य नहीं करेगी तो नौजवानों को प्रेरित करेंगे और पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे, लोगों से बात करेंगे। अब सभाओं के बाद हम लोग छोटी छोटी बैठकों में जाएंगे, जहां होगा लोगों से मिलेंगे, गुफ्तगू होगी, रणनीतियां बनेंगी, चिंतन मंथन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं से राज्य चाहे देश की दिशा को बदलना है तो पॉलिटिकल देश में आपको पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। और हम लोग चाहते नहीं थे कि यहाँ पर आना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही, पढ़ने वाले छात्रों के बीच में से पढ़ने वाले छात्रों को आना होगा। हालांकि ये जो सवाल है, ये इस पे काफ़ी विवाद हुआ तमिलनाडु को लेकर के। तमिलनाडु का एक खबर चलाया जाता है, काफ़ी पत्रकारों पर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि खबर को लेकर के पुष्टि नहीं है कि यह सत्य है या असत्य है, लेकिन एक सवाल उससे उपज पड़ा है। उपज ये कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें तो झारखंड के लोग बिहार की बात कर लेते हैं, लेकिन झारखंड में मजदूरों की बात करने वाला कोई नहीं है। टाइगर जयराम माथुर से उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रवासी जो मजदूर हैं, जो झारखंड के अलावे अन्य जगह जहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी तो है नहीं भैया यहाँ हमारे यहाँ, तो बाहर ही काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य वहाँ दिखता नहीं है। शोषण का शिकार उनको होना पड़ता है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका, टाइगर जयराम माथुर का? हाँ बिल्कुल, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि मेरा जो गांव है वहाँ लगभग 70-75% जो नौजवान हैं तेलंगाना के हैदराबाद, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में जाके काम करते हैं। और उनसे बातों के क्रम में ये जानने में मिला है कि बहुत सारा जो युवा हैं जिनका लगभग 6 महीना से पेमेंट फंसा है, किसी का साल भर से पेमेंट फंसा है। यानी उनमें से मुझे लगता है जो बाहर गए हैं रोजी रोजगार के लिए, उनमें लगभग 10 या 15% ऐसे युवा हैं जिनको कंटिन्यू रेगुलरली पेमेंट मिल पाता है, बाकी का पेमेंट फंस के रह जाता है। उसमें से कुछ प्रतिशत तो ऐसे हैं जो पेमेंट को छोड़कर साल 1.5 साल बाद अपने वतन में, अपने राज्य को वापस चले आते हैं कि चलो भैया पैसा नहीं है, जीवन तो है, अपने गांव वापस चले आए, खेती बाड़ी कर लेंगे। तो इस प्रकार कंडीशन है। जाहिर सी बात है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी दूर है, ना वहाँ उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल पाता है, ना ही उनको ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट मिल पाता है, ना ही किसी प्रकार से उन्हें भावनाओं का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाषाओं का भेद है। अगर हमारी भाषा होती तो हम भाषाओं से अगर उनसे कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं भावनात्मक सपोर्ट मिल पाता है, लेकिन भावनात्मक सपोर्ट भी वहाँ मिल नहीं पाता है, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और फाइनली थक हार के वे लोग फिर गांव वापस चले जाते हैं। ऐसा मैक्सिमम केस है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो भी राज्य का गठन और गठन हुआ है, सबसे पहले उस राज्य के जो मूलवासी हैं और उनको पहला अधिकार मिले, चाहे बिहार राज्य हो, यूपी राज्य हो या झारखंड राज्य हो। तो ठीक उसी प्रकार का हम झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन अगर जब तक पॉलिसी आप नहीं लेके आते हैं, जैसे अभी हम लोग विस्थापन पर बात करने आए हैं, तो विस्थापन नीति जब तक आप नहीं बनाते हैं, आप उद्योग नीति नहीं बनाते हैं, तो तब जब तक नीति आपके पास नहीं रहेगी, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर नौजवान रहे चाहे फिर मजदूर रहें, उन्हें कैसे आप लाभ दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है, खासकर आप अगर धनबाद और बोकारो और सरायकेला के सेक्टर में चले जाएँ तो लगभग आधे राज्य का भरण पोषण वहाँ से हो सकता है। और हमने तो स्पष्ट कहा है कि हमने तो कभी अन्य राज्यों में भेद का बात ही नहीं कहा, हमने तो कभी 80-20 का बात कहा है, 85-15 का बात कहा है, कि हमने तो 100% प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन का बात नहीं कहा है, ना सरकारी सेक्टर में रिजर्वेशन की बात कहा है। कुछ प्रतिशत रहे जो ओपन रहे, जिसमें अन्य राज्यों के लोगों का भी जो हमारे संवैधानिक दायरों में भी अनुपालन होते हुए उन्हें अवसर मिल सके। लेकिन मैक्सिमम जो है वो कहीं ना कहीं इस राज्य के निवासियों को ही देना होगा, क्योंकि इसीलिए इस राज्य का गठन और गठन किया गया है। और ये हमारा राज्य नहीं, बाकी सभी राज्यों का यही रूल है। आप तेलंगाना की बात करें तो 371D के अनुसार उसे विशेष प्रावधान दिया जाता है। कर्नाटक की बात करें, नागालैंड की बात करें, असम की बात करें, मणिपुर की बात करें, इत्यादि लगभग सभी राज्य हैं जो पूर्ण राज्य हैं, उनका कोई ना कोई राइट्स है, जो उनके जो मूल अधिकार है उस पर मूल वासी का दावा है। अब यहीं आप कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं बिहार राज्य का
नोटिफिकेशन था उसमें स्पष्ट लिखा था कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। मध्य प्रदेश में भी लिखा मिला टीचर बहाली में कि मध्य प्रदेश का निवासी हो। उड़ीसा में तो बड़ा डेंजर लिखा है उड़िया भाषा का नॉलेज हो, 7वां का पढ़ाई हो। लेकिन जब हम झारखंड की बात आते हैं, झारखंड किसी भी वैकेंसी को देखें तो वहाँ लिखा रहता है ये भारत का नागरिक हो। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को अगर आप यहाँ स्टेब्लिश करना चाहते हैं, पूरे भारत के लोग को यहाँ निमंत्रण देना चाहते हैं, तो ये जो झारखंड के लोग हैं उनके साथ बेईमानी है। दादा एक अंतिम सवाल लेंगे। ये सवाल नहीं है बल्कि संदेश के रूप में है। इतने साल हो गए, हालांकि 1-2 साल से लगातार आप सक्रिय हैं, उससे पहले भी आपका विचारधारा उस तरीके का रहा जिस वजह से आप यहाँ आज हैं। अपने आप को आज आप कहाँ देख रहे हैं जब झारखंड आज आपको सुन रहा है? जो प्रवासी मजदूर हैं जिसके बारे में जिक्र किए वो आपको मोबाइल के जरिए आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने साल का जो ये सफ़र रहा, हमें लगता है कि झारखंड में पहला ऐसा एक क्रांतिकारी युवा है, नेता को भी इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। जितनी सभाएं आपने की हैं, लोग आपको बुलाते हैं, जहां आप आए हैं विस्थापित नीति को लेकर के आप बात करेंगे, विस्थापितों के लिए आप बात करेंगे। कैसा लग रहा है अभी? आप कैसा अनुभव कर पा रहे हैं कि भैया हमने सही ट्रैक चुना, या पीएचडी वाला हमारा सिस्टम ठीक था, अभी जाकर कहीं प्रोफेसर हो जाते हैं? देखिए, पहली बात है कि किसी को तो बोलना होगा। सब लोग अगर अपना अपना देखें, अपना अपना सोचें, तो फिर ऐसा ठीक नहीं चल सकता है। और मेरा मानना है कि सबसे पहली बात यहाँ एक प्रचार किया जाता है, जो युवा हैं खासकर पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हुए कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। तो मेरा मानना है कि आप अगर आई हेट पॉलिटिशियन बोल सकते हैं, जो आज के राजनेता हैं, उनसे आप कहेंगे कि हम नफरत करते हैं चलेगा, लेकिन आप कहते हैं हम राजनीति से नफरत करते हैं, इसका मतलब देश से नफरत करते हैं। क्योंकि भारत एक गणतंत्र देश है और पॉलिटिक्स से ही वो गणतंत्र आपका चलता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि युवाओं को अब आई हेट पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर सोचना चाहिए, ताकि इस देश का, इस राज्य का भला हो सके। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग अगर पढ़े लिखे युवा हैं तो पीएचडी क्या, अगर हम लोग अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, और मेरा अगर रिक्वायरमेंट होता, नेताजी बोस ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा था, हम लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ संकट में, उनका तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला, तो उसको उन्होंने संकट में डालकर तमाम जो आंदोलनकारी रहे, क्रांतिकारी रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, उन्होंने भी अपनी खुशियों को, अपने इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को त्याग कर अपने देश के लिए निछावर किया था। तो ठीक उसी प्रकार, हालांकि मानते हैं कि हम लोग की एक अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, ड्रीम था पीएचडी करके प्रोफेसर बनना, लेकिन फाइनली अगर इस रास्ते पर लोग लेकर आए हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ नियति की मांग थी, और उस मांग को हम लोग पूरी करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और फिलहाल पाते हैं एक ऐसे जगह पर जहां लोग अपेक्षाएं रखें हैं कि हम लोग एक नई आइडियोलॉजी का सृजन करें, और ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर बढ़े। एक चेहरा और शकल सूरत के साथ नहीं, एक विचारधारा जो पनपी है, उस विचारधारा का असर चुनावों में दिखे। और जो चूँकि इसलिए भी, जैसे बहुत सारे लोग अभी देखिए कहेंगे कि भाई हमको नेता का बेटा पसंद नहीं है, हमको कोई रईस विधायक बन जाए तो पसंद नहीं है, कोई अमीर आदमी विधायक बने तो पसंद नहीं है। तो एक बात बताइए, आपको रईस विधायक पसंद नहीं है, आपको अमीर विधायक पसंद नहीं है, आपको राजा का बेटा विधायक बनना पसंद नहीं है, नेता का बेटा विधायक बनना पसंद नहीं है, तो एक गरीब का बेटा, एक पढ़ने वाला साधारण सा लड़का कैसे आगे आएगा? इन्हीं आंदोलन के माध्यम से आएगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए, धनबल को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप एक संदेश देना चाहते हैं कि बिना पैसे के भी चुनाव जीता जा सकता है, बिना बाहुबली होकर भी पॉलिटिकल रिफॉर्म किया जा सकता है, तो मेरा मानना है 2024 झारखंड के लिए एक अवसर है। अगर उसमें सकारात्मक प्रयास होता है, सकारात्मक परिणाम दिखता है, तो लोग उसको उदाहरण पे ले सकते हैं कि नहीं, बिना जो भी अभी तक हमने राजनीति के बारे में सुना था कि धनबल तो माने बाहुबल, इसके आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, इसके आधार पर पॉलिटिकल रिफॉर्म किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक जकरारा जवाब मिलेगा, और लोग, एक आम व्यक्ति में एक उम्मीद जागेगी कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हम बन सकते हैं, अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी क्षमता के दम पर। एक अंतिम सवाल है, कई लोग कह रहे हैं कि आप कोई पार्टी, या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या फिर राष्ट्रीय पार्टी में भाजपा भी है, कोई पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ये एक बहुत ही कम शब्दों में सवाल है जिसको स्पष्ट शब्दों में है। मैंने शुरू से कहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड में रूल कर चुकी हैं, चाहे पूर्व में की हैं या वर्तमान में कर रही हैं, जिनका नाम जुड़ चुका है झारखंड को रूल करने में, उनके साथ तो कतई नहीं जाएंगे। चाहे हम लोग का पॉलिटिकल भविष्य बने ना बने, हम लोग गुम हो जाएं भविष्य में फिर कहीं जाके, कोई मायने नहीं है, लेकिन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं रहेगा। उनमें हम लोग उनके टिकट से और उनके कहे अनुसार, उनके बुलावे पर, उस पॉलिटिकल पार्टियों में जो झारखंड में रूल कर चुके हैं, उनके साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए आप भगत सिंह हैं झारखंड के। अंतिम संदेश क्या देंगे युवाओं को? युवाओं को संदेश यही देना चाहेंगे कि आज आप जहीं जाएं, राज्य की जो स्थिति है, चाहे पढ़ने वाले छात्र हों या फिर पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र जो अन्य प्रदेशों में जाके अपना रोज़गार तलाश कर रहे हैं, सबके साथ सबके जीवन में संकट है। तो उसका
एक ही रास्ते से भला हो सकता है, पॉलिटिकल रिफॉर्म। यानी जो आंदोलन आज हम लोग सड़क में बैठकर कर रहे हैं, धरना देकर कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उसी धरने के बीच से, उसी सड़क के बीच से एक व्यक्ति को चुनकर सदन के भीतर भेजा जाए, जो हमारे लिए आवाज़ रख सके और जो हमारी बात को वहाँ कर सके। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भी, आपके साथ तमाम प्रेस मीडिया का धन्यवाद, आभार। देखिए, जब जब आंदोलन हुए हैं तब तब एक नेता हमेशा से वहाँ उभर कर निकला है और हमने ये बात पहले भी कही थी। 1 वर्ष गुजर गए हैं और ये बात हम फिर से कह रहे हैं और अपने ही बात पर अडिग हैं टाइगर जयराम महतो। और इनका कहना है कि भैया कोई पार्टी में हमें नहीं जाना है। हालांकि इनके आंदोलन की वजह से इनका नाम पूरे झारखंड में है। अब देखना ये होगा कि 24 में क्या होता है, लेकिन 24 में जो पार्टियाँ मौजूदा वक्त में या सरकार में हो या विपक्ष में बैठी हो, विधानसभा के सीट में जो बैठे लोग हैं उनके कानों में या उनके दिमाग में टाइगर जयराम महतो चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। खबरें हम दिखाते रहेंगे, बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, देवीपुर।